हेलो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल चाल भाई आप सभी का। तो आज हम पहुंच चुके हैं क्लास 11 यूनिट नंबर 3 के लेक्चर नंबर 6 में, ठीक है ना। और आज का हमारा टॉपिक क्या है भाई, आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी, या आप उसको और किस नाम से जान सकते हो, आयनन विभव के नाम से आप इसको जान सकते हो। अगर इंग्लिश में मैं बात करूं तो आप इसको क्या कहोगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है ना। शॉर्ट में अपन इसको आईपी या आईई से अपन इसको डिनोटेड करते हैं। समझ गए बात को, आईई बोल दे या आईपी बोल दे, मतलब एक ही, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं तो इसकी डेफिनेशन क्या है भाई, पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन निकालने हेतु आवश्यक ऊर्जा, उसको अपन क्या कहते हैं भाई, आयनन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। क्या वर्डिंग दी है यहां पर, अगर मैं वर्डिंग पर थोड़ा सा गौर करूं तो यहां पर बोला है विलगित गैसीय परमाणु। क्या बोला है, विलगित गैसीय परमाणु। विलगित को अपन इंग्लिश में बोलते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब जिसको अलग कर दिया है बिल्कुल, ठीक है ना। कहते हैं ना भाई आइसोलेशन, अभी कोरोना चला 14 दिन के आइसोलेशन में, ठीक है ना, क्वारंटाइन करा, आइसोलेशन करा। आइसोलेशन का मतलब अलग, ठीक है ना, आइसोलेटेड गैसीय परमाणु। अब मुझे बताओ कि अगर हमें कोई एटम अलग चाहिए तो अलग एटम कहां मिलेगा, सॉलिड स्टेट में या गैसियस स्टेट में। आप कहोगे कि सर सॉलिड स्टेट में तो जो अवयवी कण है वो पास पास होते हैं, परमाणु कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। तो हमें अगर अकेला परमाणु चाहिए तो वो हमें कहां मिलेगा, गैसियस स्टेट में, क्योंकि गैसियस स्टेट में जो आपके परमाणु होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। अब हमने आइसोलेटेड ही क्यों बोला भाई, हमें अकेले की स्टडी क्यों करनी है। देखो भाई, करेक्ट वैल्यू तो हमें तभी मिलेगी जब हम एक अकेले एटम की स्टडी करें। अगर मैं कहूं कि सॉलिड स्टेट में मैंने एनर्जी दी और वहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकले तो मुझे पता ही नहीं चला कि किस एटम ने कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड की कि कितना इलेक्ट्रॉन निकले। समझ रहे हो अब मेरी बात को। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि क्रिकेट का मैच चल रहा है, समझ लो, ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि भाई टीम इंडिया ने एवरेज जो स्कोर करा है वनडे में वो किया है 350। अब आपको कैसे पता चले कि किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं। तो आप क्या करोगे कि भाई मुझे अलग अलग एक एक खिलाड़ी के बताओ कि फलाने खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, इस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। समझ रहे हो, हर एक की आपने क्या की, स्टडी की। तो अगर इसी तरीके से हमको आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो हम क्या करते हैं, हर एक सिंगल एटम की स्टडी करते हैं, और वो सिंगल एटम हमें कब मिलेगा भाई, गैसियस स्टेट में मिलेगा। इस वजह से हमने यहां पर वर्ड क्या किया है, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से सबसे लास्ट वाले में से, क्योंकि आसानी से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो मुझे बताओ कौन से कोश से निकलेगा, जो सबसे बाहर हो, क्योंकि जो सबसे बाहर होगा उस पर नाभिक का आकर्षण कम लग रहा होगा, तो वो आपका आसानी से क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है। जब आप इसको एनर्जी दोगे तो एनर्जी देने पर ये क्या है, यहां से रिमूव हो सकता है। तो हमने क्या बोला कि परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी आप उसको आयनन ऊर्जा कहोगे, आयनन एंथैल्पी कहोगे या आयनन विभव कहोगे। समझ गए। अब इसकी यूनिट की बात कर लें तो इसकी यूनिट क्या होती है, या तो देखो इसकी यूनिट आप दे दो इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है, या आप क्या दे दो इसकी जगह, आप इसकी जगह ये भी यूज कर सकते हो किलो जूल पर वोल्ट, ठीक है। तो आपको जो बेटर लगे आप उस यूनिट को दे सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को क्या है, इफेक्ट करते हैं। फैक्टर से पहले मैं चलो आपको एक एग्जांपल भी देता हूं। जैसे कोई मान लिया हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स है m, ठीक है, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, और आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो स्पीसीज पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है, धनावेश आता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ऋणावेश आता है। ये बात हमको पता है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो आप इसको या तो IE1 दे दो या आप इसको IP1 दे दो, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, कोई भी आप इसको वर्ड दे सकते हो, ठीक है। सपोज हम यहां IE1 की बात कर लेते हैं, ठीक है, IP को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। आप चाहो तो IP1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अगर मैं इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूं तो इस प्लस में से अगर मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो हम उसको क्या लिखेंगे, IE सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तब मुझे बताओ एक प्लस तो पहले से था, अब क्या आ जाएगा इसके ऊपर, 2 प्लस आ जाएगा। 2 प्लस का मतलब इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन इसने और रिमूव कर दिया। इसी तरीके से अब इसमें से दोबारा से इलेक्ट्रॉन निकालें, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन और निकला,
और एक इलेक्ट्रॉन और निकला तो एक पॉजिटिव और बढ़ा, और +2 बढ़ के अब कितना हो गया, +3 हो गया। तो अगर मैं इस आयनाइजेशन एनर्जी का क्रम लिखूं तो क्रम क्या होगा भाई, अगर मैं इस आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्रम लिखूं तो प्रथम आयनाइजेशन एंथैल्पी के मान कैसे होंगे, सबसे कम। इससे ज्यादा किसके होंगे, द्वितीय आयनन एनर्जी के मान, और इससे ज्यादा किसके होंगे भाई, तृतीय आयनन एनर्जी के मान। ये ऑर्डर क्यों आया समझना भाई, ठीक है। देखो अब तो उदासीन था पहली कंडीशन में, कोई चार्ज नहीं है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, दे दिया इलेक्ट्रॉन, बन गया आपका पॉजिटिव। अब मुझे बताओ कि यहां कौन सी स्पीसीज स्थायी है, ये या ये। आप कहोगे कि सर न्यूट्रल तो स्थायी था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। तो मुझे बताओ कि ये क्या चाहता है, M+ आयन क्या चाहता है, ये चाहता है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिले और मैं उदासीन हो जाऊं, मैं स्टेबल हो जाऊं, ये तो ये चाहता है। आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो उल्टा इससे इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है भाई। अगले पर ऑलरेडी कमी चल रही है और आप उल्टा इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो ये आसानी से दे देगा क्या, नहीं देगा आसानी से, और आसानी से नहीं देगा तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी के मान कैसे आएंगे, ज्यादा आएंगे। बोलो भाई बात आई समझ में या नहीं। दूसरी अगर मैं बात बताऊं तो आपको अब इधर देखो, इधर एक बार और देख लेते हैं, यहां कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी। अरे ये तो क्या चाहता है, ये चाहता है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिले, मैं 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन अवस्था में आऊं और स्थायी हो जाऊं। आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो उल्टा इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, 2 इलेक्ट्रॉन तो आपने निकाली, उल्टा इससे 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहते हो, तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। यहां तो भाई साहब बिल्कुल मरने वाली कंडीशन में हो गया, जान ही लोगे क्या। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, उसको जरूरत कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं भाई उसको। वो चाहता है कि मुझे 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मुझे कोई 3 इलेक्ट्रॉन दे दे और मैं उदासीन हो जाऊं, लेकिन आप उल्टा इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो आपको एनर्जी सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी। समझ गए बात को। जैसे एक भिखारी है भाई, खाने के लिए उसके पास पहले तो कितनी चपाती थी, 4 चपाती थी, बेचारा 4 दिन से भूखा था, ठीक है। कोई और आया, ठीक है, उसने 1 चपाती दे दी, क्योंकि दिल बड़ा होता है भाई, जो जितना गरीब है उसका दिल उतना ही बड़ा होता है, तो उसने 1 दे दी, ठीक है। अब उसके पास 2-4 और आ गए, वो खुद ही 2 दिन से भूखा बैठा है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ वो आसानी से देगा क्या चपाती, नहीं देगा, ठीक है ना। अगर लेनी है तो भाई लड़ाई करनी पड़ेगी उससे, 1 चपाती छुड़ा ली, अब बेचारे के पास बस 2 चपाती बची, फिर किसी ने और उससे लड़ाई की और छुड़ा ली, अब की बार लड़ाई में वो अपनी जी जान लगा देगा लेकिन देगा नहीं चपाती। अब तो तीसरी कंडीशन में उसके पास 1 ही चपाती बची है, करो या मरो वाली कंडीशन आ गई। अब तो भाई वो हो गया अपनी जान चली जाए पर रोटी ना जाए, समझ रहे हो ना, वो वाली कंडीशन आ गई। तो सेम टू सेम वही कहानी यहां अप्लाई हो रही है, समझ गए। केमिस्ट्री जो है उसको भाई डेली लाइफ एग्जांपल से रिलेट कर दो, बिल्कुल ऐसे हलवा लगेगी आपको केमिस्ट्री, ठीक है। अब चलो कुछ कॉन्सेप्चुअल बात कर लेते हैं। तो देखो यहां से आपका जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो मुझे बताओ नाभिक का जो आकर्षण बल है वो बाकी इलेक्ट्रॉनों पर कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नाभिक का जो आकर्षण बल है वो बाकी इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि सोडियम है और यहां से सोडियम प्लस बना, तो यहां पर तो 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, यहां 10 इलेक्ट्रॉन रह गए और 11 प्रोटॉन रह गए। तो मुझे बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ गया, पॉजिटिव बढ़ रहे हैं तो बाकी इलेक्ट्रॉनों पर जो इसका आकर्षण बल है वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होगा, प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ेगा, और जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। समझ गए आप मेरी बात को। तो यहां पहला रीजन आप क्या लिखोगे कि प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो आयनन एनर्जी के मान बढ़ेंगे। पहले तो इन सारी बातों को, डेफिनेशन को, इसको लिखो, फिर मैं आपको फैक्टर्स लिखवाता हूं भाई, ठीक है। पहले लिखो इनको, लिख लिया, चलें आगे। देखो अब क्या लिखोगे, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। क्या हेडिंग लगाओगे, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। और जो पहला कारक है आपका, सबसे पहला, वो क्या है भाई, वो है आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी,
और पहला फैक्टर है आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है, जिसको आप क्या बोलोगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आप इसको Z इफेक्टिव से भी दिखा रहे थे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा, अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तो कहने का मतलब आयनन एनर्जी के मान बढ़ेंगे भाई, ठीक है। जैसे ये आपका है, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, तो इसके लिए अट्रैक्शन ज्यादा है, इसके लिए अट्रैक्शन कम है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी, न्यूक्लियर का अट्रैक्शन कम है। और अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब जितना आकर्षण ज्यादा उतना क्या होगा भाई, एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी के मान कैसे आएंगे, ज्यादा आएंगे। समझ गए भाई। जैसे समझ लो घर में क्या है भाई, आपके रिश्तेदारों में फंक्शन है, ठीक है ना, किसी की शादी है, और आपके घर में कोई मेहमान आपको लेने के लिए आए, ठीक है, और सबसे पहले वो किसको ले रहे हैं भाई, बच्चों को ले जा रहे हैं, ठीक है ना, कि बच्चों को भेज दो साहब, थोड़ी मस्ती करेंगे, आपस में खेलेंगे कूदेंगे, थोड़ा पारिवारिक माहौल बनेगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ये समझ लो सेंटर है भाई, आपके माता पिता हैं, ठीक है, जो सेंटर में है। एक लड़का है, बहुत सारा उद्यम देता है, 4 जनों से लड़के आता है बाहर जाके, तो मम्मी पापा क्या कहेंगे, भाई ले जाओ इसको, हमारी भी टेंशन हटे, फटाफट ले जाओ इसको, घर बिठा लो आप अपने, कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने बाद भेजना आराम से, कोई टेंशन नहीं है। और एक बच्चा ऐसा है जो माँ बाप की सुनता है, जो कहते हैं उस काम को करता है, टाइम टू टाइम पढ़ता है भाई, टाइम से लेके सारी चीजें करता है। तो इस पे तो अट्रैक्शन इनका कैसा है, बता दो भाई, ज्यादा है। तो इस बच्चे को तो ये आसानी से जाने नहीं देंगे, क्या बोलेंगे कि भाई जब शादी होगी तब हम आएंगे, तब इस बच्चे को हम साथ लेके आएंगे। लेकिन इस वाले बच्चे से इनका अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या बोलेंगे, ले जा भाई इसको, फटाफट ले जा, आसानी से ले जाने देंगे ना। तो कहने का मतलब जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए आपकी एनर्जी कम लगेगी, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। समझ गए, सीधी सीधी बात यही है, ठीक है। तो आप रिलेशन क्या लिखोगे कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आयनाइजेशन एनर्जी के। अगर आकर्षण ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, आकर्षण कम तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी। अब दूसरे फैक्टर की मैं बात करूं तो दूसरा फैक्टर क्या है आपका, दूसरा फैक्टर है कि जो आयनन ऊर्जा है, जिसको आप शॉर्ट में किससे दिखा सकते हो, IE से दिखा सकते हो, ठीक है ना, वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आकार के, परमाणु के आकार के। अब आप मुझे बताओ कि अगर आकार बढ़ेगा तो आकर्षण कम होगा। भाई ये आपका नाभिक रहा, ये आपका आकार बढ़ रहा है, और जैसे जैसे आकार बढ़ेगा वैसे वैसे इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कैसा होगा, कम होगा। तो आकार बढ़ रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश घट रहा है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश घट रहा है तो आयनन ऊर्जा भी घट रही है। समझ गए मेरी बात को। तो जैसे जैसे आकार बढ़ेगा वैसे वैसे आयनन एंथैल्पी के मान कैसे होंगे, कम होंगे। क्यों कम होंगे, क्योंकि आकार बढ़ता है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है तो आयनन ऊर्जा के मान भी कैसे होते हैं, घटते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं एक सामान्यतः आपको क्रम बताऊं आकार का, तो देखो, लीना करे रब से फरियाद, ठीक है ना, ये हमने एक वर्ग 1 के तत्व हमने ले लिए। अब आपको पता है कि भाई वर्ग 1 में जाए तो हम इसको, अब आवर्त सारणी लेके बैठोगे आप, ठीक है ना, आवर्त सारणी में दोबारा यहां बनाऊंगा नहीं, आप अपने हाथ में लेके बैठोगे भाई, जो भी आपके पास है पर्चा, ठीक है, या कॉपी में आपने लिख रखा है तो उसको भी आप खोल के बैठ सकते हो। तो ये लीना करे रब से फरियाद कुछ इस तरीके से था, ठीक है। अब ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमें पता है आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ता है तो हमें पता है प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है तो हमें पता है आयनन ऊर्जा के मान भी कैसे होते हैं, घटते हैं। तो अगर मैं बोलूं आयनन ऊर्जा के मान सबसे कम किसके लिए होंगे, तो आप बोलोगे आयनन ऊर्जा के मान सबसे कम किसके लिए होंगे, सीजियम के लिए होंगे। और अगर मैं बोलूं आयनन ऊर्जा के मान सबसे ज्यादा किसके लिए होंगे, तो आप कहोगे कि यहां पर सबसे ज्यादा किसके लिए होंगे, लिथियम के लिए होंगे। समझ गए बात को। तो लिथियम के लिए सबसे ज्यादा और सीजियम के लिए सबसे कम, ठीक है ना। देख लो भाई, इसको भी लिख लो एग्जाम्पल, ठीक है। लिखो बातों को, फिर आपको मैं तीसरा फैक्टर भी आपको समझाता हूं। लिख ली भाई, लिख लिया। देखो अब तीसरा फैक्टर देखो,
तीसरे फैक्टर को आप इसी को चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो कि जो आयनन ऊर्जा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मुख्य क्वांटम संख्या के, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n किसको बताता है, कोशों की संख्या को। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो आयनन ऊर्जा के मान है वो मुख्य क्वांटम संख्या के कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती, या कोश की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आयनन ऊर्जा के मान कैसे होंगे, कम होंगे। समझ गए बात को? देख लो, यही देख लो डायग्राम में, ये n बराबर 1 था, ये n बराबर 2 था, ये n बराबर 3 था। तो जैसे जैसे कोश की संख्या बढ़ती है, हमें पता है कोश की संख्या बढ़ती है तो आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा के मान कैसे होंगे, कम होंगे। बोलो बात आ गई समझ में? तो तीसरा कैरेक्टर हमको यहां पे समझ में आ गया। चौथा कौन सा है प्रभाव भाई, पेनेट्रेटिंग इफेक्ट, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, भेदन क्षमता। क्या बोलते हैं, भेदन क्षमता, पेनेट्रेटिंग इफेक्ट। ये क्या है भाई, कक्षक का केंद्रक की ओर जाने की प्रवृत्ति। तो मैं इसकी एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं, कक्षक का केंद्रक की ओर जाने की प्रवृत्ति, केंद्रक की ओर, या मैं कहूं सेंटर, नाभिक की ओर, नाभिक यहां पे लिखें ज्यादा बेटर रहेगा, कक्षक का नाभिक की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति, आकर्षित होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है भाई, पेनेट्रेटिंग इफेक्ट कहलाती। या मैं इसको अलग वर्ड में ऐसे भी कह सकता हूं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को है ना भेद कर वो जाना चाहता है, क्या, न्यूक्लियस के पास अट्रैक्ट होने के लिए जाना चाहता है। भाई हर किसी को क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन की क्या कोशिश रहती है कि इसका जो भी यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इसको भेद कर कहां जाने की पॉसिबिलिटी रखता है भाई, कहां अट्रैक्ट होने की पॉसिबिलिटी रखता है, ये नाभिक से अट्रैक्ट होने की पॉसिबिलिटी रखता है, ये प्रवृत्ति रखता है, आप ऐसे कह सकते हो। सीधी सीधी बात है, नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा। तो मुझे बताओ अट्रैक्शन सबसे बढ़िया कहां होगा, अट्रैक्शन सबसे बढ़िया वहां होगा जो ऑर्बिट आपकी, या मैं कहूं जो ऑर्बिटल आपका नाभिक के सबसे पास में होगा। और हमको पता है नाभिक के सबसे पास में कौन सा कक्षक होता है, एस कक्षक होता है। ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे कि जो भेदन क्षमता है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, एस की, फिर उसके बाद किसका नंबर आता है, पी का, उसके बाद किसका नंबर आता है, डी का, और उसके बाद किसका नंबर आता है भाई, एफ का नंबर आता है। क्योंकि सीधी सीधी बात आपको बताई थी मैंने, एस के लिए मुख्य क्वांटम संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, पी के लिए भी कहां से स्टार्ट होती है, 2 से, डी के लिए 3 से, और एफ के लिए 4 से। यानी एफ के लिए तो n बराबर 4 से स्टार्ट होगी, जबकि एस के लिए n बराबर 1 से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे बताओ सबसे पास कौन है, सबसे पास है एस, तो एस सबसे पास है तो इसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, पी उससे दूर है, डी उससे दूर है, और एफ आपका सबसे दूर है। तो भेदन क्षमता का आपका ऑर्डर ये है। अब भेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है भाई, एक ऑर्डर बताता हूं मैं आपको। ठीक है, मिटा दो भाई इसको, पहले लिख लो, चलो फिर मिटाता हूं कुछ चीजों को। लिखो पहले इन बातों को, लिख लिया, चलें आगे। ठीक है, कुछ बातों को लिख लो फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलो यहां बताता हूं, देखना। जैसे अभी मैं आपसे बात करूं, ये आकार का जो मैंने आपको अभी एक ऑर्डर बताया था सेकंड, ये मैंने क्या बताया आपको, सामान्यतः जनरली ऐसा होता है, लेकिन कई स्थानों पर मैं आपको इस तरीके से भी दिखाऊंगा कि आकार के क्रम का पूर्णतः पालन नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत क्या आ रहा है, डेविएशन आ रहा है। क्यों आ रहा है, अगले फैक्टर्स की वजह से। देखना भाई, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, यहां तक ही देख लो अभी तक। ठीक है ना, फिर इससे आगे चलेंगे। ठीक है, देखो इसको एक बार। अब अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम के लिए क्या होगा भाई, लिथियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो क्या होगा, 2s1। क्या होगा, 2s1। और अगर बेरिलियम के लिए लिखूं तो बेरिलियम के लिए क्या होगा, 2s2 होगा। अंतिम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना। और अगर बोरॉन के लिए मैं लिखूं तो क्या होगा भाई, 2p1 होगा। सेम टू सेम अगर मैं कार्बन के लिए लिखूं तो क्या होगा, 2p2 होगा। ठीक है ना, यही होगा। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे तो केवल और केवल अगर मैं बोरॉन और बेरिलियम को दे दूं तो इसी से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, बाकी के ऑर्डर भी मैं आपको लिखाऊंगा, लेकिन अभी बेरिलियम और बोरॉन से यही सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे बताओ बोरॉन में तो कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है भाई, 2s। कौन सा कक्षक आ रहा है, 2s। और आपका सॉरी बेरिलियम में आपका कौन सा आ रहा है, 2s2। और बोरॉन में आपका कौन सा आ रहा है, बोरॉन में आ रहा है आपका 2p1। तो अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो इन दोनों में मुझे बताओ नाभिक के सबसे पास में कौन है, तो आपको अभी अभी बताया कि नाभिक के सबसे पास में कौन सा है आपका, s कक्षक। तो बेरिलियम नाभिक के सबसे पास में है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना भाई, बेरिलियम नाभिक के पास में है और बोरॉन दूर है, तो जो पास में है उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी
ज्यादा लगेगी। तो बेरिलियम का 2s ऑर्बिटल नाभिक के पास में है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो हम क्या कहेंगे कि बेरिलियम की जो आयनन ऊर्जा के मान है वो बोरॉन से कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, इस एग्जांपल को आप भेदन क्षमता के नीचे लिख लो, पहले एक बार लिख लिया, कर लोगे भाई, समझ में आ गया ना। अब देखो पांचवा फैक्टर्स, देखो पांचवा फैक्टर, 4 तक की हमने बात कर ली है, फिर मैं आपको एंड में सारे फैक्टर पढ़ाने के बाद है ना कुछ ऑर्डर आपको लिखाऊंगा। ठीक है, देखना भाई। अब बात करते हैं पांचवें फैक्टर की। पांचवा फैक्टर क्या है देखना, देखो अब बात करते हैं हम पांचवें फैक्टर की, और पांचवा फैक्टर है हमारे पास कि जो आयनन ऊर्जा है, आयनन एंथैल्पी है, वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, शील्डिंग इफेक्ट के। और शील्डिंग इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव। क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव। इसको शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी आप कह सकते हो। ठीक है ना। क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं कि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिक का आकर्षण बल रोक लिया जाता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को नाभिक का आकर्षण बल फील होने नहीं देते। ठीक है ना। यानी अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिक का आकर्षण बल अपने तक सीमित करके रखा जाता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों तक नाभिक का आकर्षण पहुंचने नहीं दिया जाता है। इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। एक तरीके से इन्होंने क्या कर ली, रक्षा कर ली किसकी, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की। इन तक ये नाभिक का आकर्षण बल पहुंचने ही नहीं दे रहे, यहां तक ही रोक के रख लिया। तो हम इसको क्या कहेंगे, परिरक्षण प्रभाव कहेंगे। क्या कहेंगे कि भाई आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉनों हैं उन्होंने एक तरीके से रक्षा कर ली हमारी किससे, प्रभावी नाभिकीय आवेश से। अब मुझे बताओ कि जब इस नाभिक का इसके ऊपर अट्रैक्शन नहीं होगा, इसके ऊपर अट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो आकार कैसा होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर अट्रैक्शन बढ़ता तो ये पास आते तो आकार कैसा होता, छोटा होता। यानी मैं कह सकता हूं क्या कि जैसे जैसे परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा, जैसे जैसे परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे आपका आकार बढ़ेगा। कह सकता हूं मैं इस बात को, बिल्कुल कह सकता हूं। जैसे जैसे परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनों तक आकर्षण लगेगा नहीं, और आकर्षण लगेगा नहीं तो साइज बढ़ेगा। और आपको पता है कि साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। साइज बढ़ा, Z इफेक्टिव कम हुआ, Z इफेक्टिव कम हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी भी कैसी हुई, कम हुई। तो समझ गए आप यहां से इस बात को कि परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है तो आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा के मान कैसे होते हैं, कम होते हैं। बोलो भाई, बात आ गई समझ में। अगला फैक्टर देखो, पॉइंट नंबर 6। अगला क्या है कि जो अर्धपूरित कक्षक हैं और जो पूर्ण पूरित कक्षक हैं उनका स्थायित्व आपका कैसा होता है, ज्यादा होता है। मैं इनकी कहानी बता चुका हूं आपको। तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे, अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व, अर्धपूरित हाफ फिल्ड व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व, पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व कैसा होता है, स्थायित्व अधिक होता है, स्थायित्व अधिक होता है। अतः इनकी आयनन ऊर्जा के मान, इनकी आयनन ऊर्जा के मान अधिक होते हैं। आयनन ऊर्जा के मान कैसे होते हैं भाई, अधिक होते हैं। समझ गए बात को। तो अगर मैं बोलूं कि P6 है, P3 है और P4 है, तो मुझे पता है पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व तो सबसे ज्यादा है। तो जो स्टेबल है वो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता। अरे भाई मैं स्थायी हूं, मैं इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं देना चाहता क्योंकि मेरा जो स्थायित्व है वो कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो मेरे लिए एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। समझ गए मेरी बात को। कहने का मतलब जो P6 कक्षक है, जो पूर्ण पूरित है, उसका जो स्थायित्व है वो सबसे ज्यादा है। तो जिसका स्थायित्व ज्यादा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। P3 आपका अर्धपूरित कक्षक है, इसका स्थायित्व P6 से कम है तो इसमें आपको एनर्जी इससे कम देनी पड़ेगी। लेकिन P4 से ज्यादा स्थायित्व किसका है, P3 का है, क्योंकि अर्धपूरित है ना P3। तो P4 वाला तो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा।
क्यों निकाल देगा? अरे भाई एक इलेक्ट्रॉन निकाल के वो फटाफट P3 में आ जाएगा ना, और P3 कैसी कंडीशन है? स्थाई है भाई, अर्धपूरित स्थाई विन्यास है। तो कहने का मतलब आप क्या लिखोगे यहां पर कि अर्धपूरित कक्षक का स्थायित्व ज्यादा है, इसलिए P4 से ज्यादा आपको एनर्जी किसमें देनी पड़ेगी? P3 में देनी पड़ेगी। समझ गए मेरी बात को? अब ये एग्जांपल भी करवाऊंगा, एक लास्ट फैक्टर को आप और देख लो। 7, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जितना धनावेश होगा एलिमेंट्स के ऊपर, जितना धनावेश होगा एलिमेंट्स के ऊपर, उतना उसके पास क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। भाई धनावेश बढ़ता है तो प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ता है, और प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ता है दैट मींस आकर्षण बढ़ रहा है, और आकर्षण बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि एक है M, एक है M+, एक है M2+, एक है M3+, बताओ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी कहां देनी पड़ेगी? आपको पता है भाई इस पर तो 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी चल रही है, ये तो इलेक्ट्रॉन देना ही बिल्कुल नहीं चाहता, फिर भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी इधर, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा, और जिस पर जितना पॉजिटिव उसकी आयनन ऊर्जा के मान उतने ही ज्यादा। तो ऑर्डर क्या रहेगा भाई? सबसे कम होगी न्यूट्रल वाले की, सबसे ज्यादा होगी पॉजिटिव वाले की। समझ गए बात को? लिख लो इस चीज को। फिर एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, ठीक है? लिखो इस चीज को और देखना भाई, एग्जांपल देखना, अब चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि सारे फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए। अब देखो, लिख लिया? ये ऊपर वाला मिटा दूं भाई? चलो यहां से इसको भी हम मिटा देते हैं। अब एग्जांपल लिखाता हूं मैं आपके लिए, ध्यान देना भाई, ठीक है? देखो एग्जांपल देखो, ली बी ब क न ओ फ, ठीक है ना? ये आपको मैंने एग्जांपल दे दिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है ना? पीरियोडिक टेबल लेके बैठोगे। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो जनरली मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप आवर्त में बाएं से दाएं जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव कैसा होता है? बढ़ता है। लेकिन ऊपर से नीचे जाते हो तो आपका जेड इफेक्टिव घटता है, और जेड इफेक्टिव घटता है तो आयनाइजेशन एनर्जी के मान भी कैसे होते हैं? घटते हैं, क्योंकि जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था भाई? आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना? ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन ये ऑर्डर आपका बिल्कुल एज इट इज नहीं चलता कि आप एज इट इज जाओगे तो हमेशा आयनन ऊर्जा के मान आपके कैसे होंगे? यहां पर बढ़ेंगे, या ऊपर से नीचे जाओगे तो हमेशा इस तरीके की कहानी हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है? जैसे मैं यहां पर आपको बात बताऊं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आवर्त की बात कर रहे हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो बिल्कुल आपको लग रहा है बाएं से हम कहां जा रहे हैं? दाईं तरफ जा रहे हैं, ठीक है? तो अगर मैं इसके लिए बात करूं तो देखो, बेरिलियम का मैंने अभी आपको बताया था 2s2 है, और इसका कितना है? अब बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2p1 है, ठीक है? तो आपको पता है s कक्षक नाभिक के ज्यादा पास में होता है, तो आपको पता है ज्यादा पास में होगा तो बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहां पर आप क्या कहोगे कि बोरॉन के लिए तो कम एनर्जी लगेगी, और बेरिलियम के लिए एनर्जी कैसी लगेगी भाई? ज्यादा लगेगी, ठीक है? क्योंकि यहां से यहां जा रहे हैं, आयनन ऊर्जा के मान बढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा तो किसके लिए होंगे भाई? फ्लोरीन के लिए होंगे। सबसे कम किसके लिए होंगे? लिथियम के लिए होंगे। ये बात समझ में आ गई? अब और आगे चलते हैं, तो अगर हम कार्बन पर गए तो कार्बन के लिए लास्ट में हम क्या लिखेंगे? 2p2, और नाइट्रोजन के लिए क्या लिखेंगे? 2p3, और ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे? 2p4, यही लिखेंगे ना? अब मुझे बताओ P3 में आपको पता है P3 का जो आयनन ऊर्जा के मान है वो P4 से कैसे होते हैं? ज्यादा होते हैं। यानी अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूं तो आपको पता है नाइट्रोजन में कैसा विन्यास है? स्थायी अर्धपूरित विन्यास है। अरे भाई P3 आ रहा है ना, तो इसका क्या है? स्थायी अर्धपूरित विन्यास है। और आपको पता है स्थायी विन्यास के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। तो अगर मैं बात करूं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ज्यादा आयनन ऊर्जा के मान किसके होंगे, तो आप कहोगे कि नाइट्रोजन से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। कहने का मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आपको जो एनर्जी है सबसे ज्यादा किसमें देनी पड़ेगी? नाइट्रोजन में देनी पड़ेगी। और सबसे एंड में कौन आ जाएगा भाई? फ्लोरीन आ जाएगा। समझ गए? तो रीजन आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या कहोगे? यहां पर 2p4 है और यहां पर 2p3 है, दैट्स वाई 2p4 में कम एनर्जी देनी पड़ेगी और 2p3 में आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बोलो भाई, बात आ गई समझ में? फटाफट लिखो, फिर और कुछ आपको नई बातें बताता हूं, ठीक है? लिख लो भाई, देखना। देखो, अब कोई आपसे आवर्तता के बारे में बात करे कि भाई
आयनन एंथैल्पी के संदर्भ में आवर्तता क्या है। तो आप क्या लिखोगे कि भाई सामान्यतः क्या होगा, जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो तो आयनन एंथैल्पी के मान घटते हैं, और सामान्यतः जब आवर्त में आप बाएं से दाएं जाते हो तो प्रभावी नाव की आवेश बढ़ता है, जिसकी वजह से आयनन एंथैल्पी के मान बढ़ते हैं। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं भाई इसके अनुप्रयोग। ठीक है ना, आयनन एंथैल्पी के क्या क्या आपके अनुप्रयोग हैं उनके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात है अनुप्रयोगों के अंदर अभिक्रियाशीलता। ठीक है ना, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिएक्टिविटी। ठीक है, देखना रिएक्टिविटी। तो मैं डायरेक्ट अगर रिलेशन लिखूं तो रिएक्टिविटी आपकी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आयनन एंथैल्पी के या आयनन ऊर्जा के। ठीक है ना, देखो कहने का मतलब जिसके लिए आयनन ऊर्जा के मान कम होंगे, जिसके लिए आयनन ऊर्जा के मान आपके कम होंगे उनकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा होगी, और जिसके लिए आयनन ऊर्जा के मान ज्यादा होंगे उनके लिए अभिक्रियाशीलता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस वजह से जो धातु हैं उनकी अभिक्रियाशीलता कैसी होती है, ज्यादा। धातुओं की जो अभिक्रियाशीलता होती है वो कैसी होती है बच्चों, ज्यादा, क्योंकि धातुओं में गुण होता है आसानी से इलेक्ट्रॉन देने का, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देंगे उनके लिए आयनन ऊर्जा के मान कैसे लगेंगे, कम लगेंगे। तो धातुओं की जो अभिक्रियाशीलता है वो सबसे ज्यादा होती है, और इनके लिए आयनन ऊर्जा के मान कैसे होते हैं, कम होते हैं। आयनन ऊर्जा के मान कैसे होते हैं भाई, इनके लिए कम होते हैं। और अगर मैं अधातुओं की बात करूं, और अधातुओं में भी स्पेशली मैं बात करूं उत्कृष्ट गैस की, ठीक है, किसकी बात करूं, उत्कृष्ट गैस की, जिसको आपने और क्या बोला है, अक्रिय गैस बोला है, इनर्ट गैस बोला है। तो आपको पता है इनर्ट गैस में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और इनकी अभिक्रियाशीलता कैसी होती है, कम। तो अगर इनकी मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो इनकी अभिक्रियाशीलता कैसी होती है भाई, कम। ठीक है, और आयनन एंथैल्पी के मान इनके लिए कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया था आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे तो आयनन एंथैल्पी के मान बढ़ते हैं, और आपको पता है वर्ग 18 कहां आता है, सबसे लास्ट में आता है। तो सबसे लास्ट में आता है तो इसके लिए आयनन एंथैल्पी के मान सबसे कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं कि पूरी आवर्त सारणी में, पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा, आवर्त सारणी में सर्वाधिक आयनन एंथैल्पी किसकी होगी, सर्वाधिक आयनन एंथैल्पी के मान किसके होंगे, बताओ भाई। तो सबसे ज्यादा आयनन एंथैल्पी के मान आपके किसके होंगे, हीलियम के होंगे, क्योंकि हमें पता है इधर से इधर जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी के मान बढ़ते हैं। और यहां पर हमें पता है कौन सी गैस आती है भाई, इनर्ट, हीना, नीना और करीना, ऐसे रहना, यही आती है। और हमें यह भी पता है ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी के मान घटते हैं। यानी अगर मैं पर्टिकुलर 18वें वर्ग की बात करूं तो ऊपर से नीचे जाऊंगा तो मान घटेंगे, यानी रेडॉन के लिए, जीनोन के लिए तो मान कैसे होंगे, कम होंगे। तो मान सबसे ज्यादा इस वर्ग में किसके लिए है, हीलियम के लिए। तो आपको पता है इधर से इधर जाता हूं तो आयनन एंथैल्पी के मान सर्वाधिक, और आपको पता है नीचे से ऊपर जाऊंगा तो आयनन एंथैल्पी के मान भी बढ़ेंगे। नीचे से ऊपर जाऊंगा बढ़ेंगे, ऊपर से नीचे आऊंगा तो कैसे होंगे, घटेंगे। कहने का मतलब हीलियम के आयनन एंथैल्पी के मान पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा है। अब ज्यादा की बात कर ली तो भाई कम की बात भी कर लेते हैं। तो आवर्त सारणी में सबसे कम आयनन एंथैल्पी के मान किसके होंगे। तो आपको पता है कि इधर से इधर जा रहे हैं तो आयनन एंथैल्पी बढ़ रही है, तो इधर से इधर आएंगे तो आयनन एंथैल्पी घटेगी। यानी सबसे कम आयनन एंथैल्पी किसकी होगी भाई, प्रथम वर्ग की। ठीक है ना, सबसे प्रथम वर्ग की। और प्रथम में कौन आता है भाई, आपके धातुओं की बात करें कौन आएगा, लीना, करे, रब से फरियाद। ठीक है ना, सीजियम तक की बात करते हैं, आपको पता है फ्रांसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जनरली उसकी बात हम नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे कम जो आयनन एंथैल्पी के मान होंगे वो किसके लिए होंगे, सीजियम के लिए होंगे, क्योंकि हमें पता है इधर से इधर आएंगे तो भी आयनन एंथैल्पी के मान घटेंगे, और ऊपर से नीचे जाते हैं तो भी आयनन एंथैल्पी के मान कम होते हैं। तो सबसे कम मान किसके लिए आएगा आवर्त सारणी में, सीजियम के लिए, और सबसे ज्यादा मान किसके लिए आएगा भाई, हीलियम के लिए आएगा। ये बात थोड़ी सी आप याद रखना, डायरेक्ट आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अभिक्रियाशीलता की बात कर ली। दूसरी बात किसकी करेंगे, धात्विक प्रकृति की या धात्विक लक्षणों की। ठीक है ना, मेटेलिक कैरेक्टर, धात्विक लक्षण। तो धात्विक लक्षण से क्या तात्पर्य है, सीधी सीधी एक बात बोलूंगा, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागने की गुणधर्म रखता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रोबेबिलिटी रखता है, अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागता है तो हम क्या कहेंगे उसके अंदर कैसे लक्षण है भाई, धात्विक लक्षण है। और अगर कोई स्पीसीज, कोई तत्व आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की
प्रोबेबिलिटी रखता है, संभावना रखता है, या वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देता, तो आप उसको क्या कहोगे, उसके अंदर कैसे कैरेक्टर है, अधात्विक कैरेक्टर है। समझ गए मेरी बात को? तो जहां भी धात्विक लक्षणों की बात करेंगे आप क्या कहोगे, तत्व जिसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है। ठीक है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन आसानी से कब निकलेगा भाई, धनायन तो तभी बनेगा ना जब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकले, और इलेक्ट्रॉन आसानी से तब निकलेगा जब आयनन एंथैल्पी के मान कम हो। तो हम क्या कहेंगे, धात्विक लक्षण आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं किसके, आयनन एंथैल्पी के, यानी आयनन एंथैल्पी के मान कम होंगे तो आपके धात्विक लक्षण बढ़ेंगे। समझ गए? और अगर मैं अधात्विक लक्षण की बात करूं, तो अगर मैं अधात्विक लक्षण की बात करूं तो अधात्विक लक्षण आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, आयनन एंथैल्पी के। अगर आयनन ऊर्जा के मान बढ़ेंगे तो अधात्विक लक्षण भी बढ़ेंगे। इसी वजह से धातुओं को तो देखो कहां रखा गया है, आवर्त सारणी में इधर की तरफ, और जैसे जैसे आप बाएं से दाएं तरफ जाओगे तो आपको अधातु मिलने लगेंगे। ठीक है ना, आपको पता है वर्ग 1 को हमने क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु बोला था ना, तो कहने का मतलब धातु तो कहां रखे गए हैं भाई, स्टार्टिंग में रखे गए हैं, और जैसे जैसे बाएं से दाईं तरफ जाओगे आप तो आपकी अधातुएं आती जाएंगी। अधातुओं में जितनी भी गैस हैं वो आपकी किसमें आ जाएंगी, अधातुओं में आ जाएंगी। तो आप इधर देखोगे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन वगैरह सारी आपकी इधर से बाएं से दाएं जाओगे तब मिलेंगी। तो कहने का मतलब आवर्त सारणी में जैसे जैसे हम दाईं तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको अधातुएं मिलेंगी, और जैसे जैसे हम दाएं से बाईं तरफ आएंगे यानी इस तरफ आएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, धातुएं मिलेंगी। समझ गए बात को? तो यहां से इन दोनों कैरेक्टर्स को आप याद रखोगे। तीसरा है ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, इसको भी देखो, ऑक्सीकरण अवस्था। तो पहले तो इन दोनों को लिख लो, फिर अगले की बात करते हैं। ठीक है, मिटा के मैं अगले की बात करता हूं, पहले इन दोनों को आप एक बार लिख लो भाई। लिख लिया? चलो अब बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व की। ठीक है ना, देखो ये वाला कैरेक्टर भी पढ़ो भाई, क्योंकि यहां से एक बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बन गया था। ठीक है ना, तो याद रखने वाली चीज है, इसको आप याद रखोगे। ठीक है, देखो क्या पूछा गया था क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो क्या कंडीशन दी ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व, पॉइंट लगाओगे आप, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व। ठीक है, देखना क्या बताया था भाई, कि अगर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और प्रथम आयनाइजेशन एनर्जी, द्वितीय आयनन ऊर्जा और प्रथम आयनन ऊर्जा का अंतर अगर 16 इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर या इससे ज्यादा है तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होगी भाई, स्थायी होगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? क्या बोला मैंने, अगर किसी तत्व की हम द्वितीयक आयनन एंथैल्पी और प्रथम आयनन एंथैल्पी का अंतर निकालें और अंतर अगर 16 इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर या इससे ज्यादा आए तो इसका मतलब उसकी जो निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था है वो स्थायी होगी। और अगर द्वितीयक आयनन एंथैल्पी और प्राथमिक आयनन एंथैल्पी का अंतर 11 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम या 11 इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर आए तो आप कहोगे उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है भाई, इस चीज को आप डायरेक्ट याद रखोगे। अब एक एग्जांपल के थ्रू इन चीजों को क्लियर करता हूं। देखो अब अगर मैं सोडियम में चेक करूं तो सोडियम में जो द्वितीयक आयनन एंथैल्पी और प्राथमिक आयनन एंथैल्पी का जो अंतर है वो कितना निकल के आता है, 42.2 इलेक्ट्रोवोल्ट निकल के आता है। और अगर मैं 42.2 इलेक्ट्रोवोल्ट को चेक करूं तो इसके मान 16 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा हैं। तो आपको पता है अगर मान ज्यादा है 16 इलेक्ट्रोवोल्ट से तो मुझे बताओ कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी। यानी आपका जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपकी कैसी होगी, मोर स्टेबल होगी। कैसी होगी भाई, मोर स्टेबल होगी, ज्यादा स्थायी होगी। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, अतः आपका Na+ बनता है, Na+ बनता है, Na2+ आपका नहीं बनता, क्योंकि Na+ में आपको पता है निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था है प्लस एक
और यहां पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है +2, इस वजह से आप क्या कहोगे Na2+ नहीं बनता, Na+ बनता है। तो इसी वजह से आपसे बोल दे कि सोडियम आयन के लिए कौन सी कंडीशन स्टेबल है या कौन सी कंडीशन करेक्ट है। तो कंडीशन कौन सी करेक्ट है कि जो आयनन इंथैल्पी का जो अंतर है द्वितीयक और प्रथम का, वो किसके बराबर होना चाहिए, 16 इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर या 16 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। सेम टू सेम अगर मैं बात करूं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, इसको दे देते हैं एग्जांपल नंबर 1 और अगले वाले को दे देते हैं एग्जांपल नंबर 2। अगर मैं मैग्नीशियम के केस में बात करूं, अगर मैं Mg के केस में बात करूं, तो यहां पर जो द्वितीयक आयनन इंथैल्पी और जो प्राथमिक आयनन इंथैल्पी का अंतर था वो कितना था भाई, 7.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। कितना था, 7.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो अगर मैं इसको देखूं तो जो 7.4 इलेक्ट्रोवोल्ट है वो 11 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम है। ठीक है, तो कम अगर आ जाएगा तो हमें पता है उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी, मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होगी आपकी, मूड स्टेबल होगी। तो आपको पता है कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है, इस वजह से हम क्या कहेंगे, मैग्नीशियम के वैलेंसी सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, आपका Mg2+ बनता है ना कि Mg+। समझ गए, Mg+ नहीं बनता, Mg2+ बनता है, क्योंकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है +2, इस वजह से +2 बनता है, +1 आपका नहीं बनता। ठीक है, तो ये जो बात मैंने आपको बॉक्स के अंदर बताई है, इस चीज को आप मोस्ट याद रखोगे। ठीक है, और आपको कैरेक्टर बताऊं, तीसरा हो गया, चौथा क्या याद रखोगे कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, क्षार के प्रबलता की। किसकी, क्षार की प्रबलता के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर सेम टू सेम हम अपचायक गुणधर्म की बात करें तो सेम टू सेम आयनाइजेशन एनर्जी है वो अपचायक क्षमता के भी क्या होती है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के भी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि आपको पता है अपचायक किसको बोलते हैं भाई, कोई स्पीशीज जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे। ठीक है ना, और आपको पता है जिसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी के मान कम होंगे वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसके लिए ही अपचायक क्षमता कैसी होगी, ज्यादा होगी। यानी आयनाइजेशन एनर्जी कम तो अपचायक क्षमता ज्यादा। ठीक है ना, इस वजह से हम कहते हैं जो एस ब्लॉक के हैं वो बढ़िया से क्या है भाई, अपचायक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। और अगर क्षार की प्रबलता की बात करें तो यहां भी यही कंडीशन दिखाई है इन्होंने कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम तो क्षार की प्रबलता कैसी होगी, ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि आपके पास है लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो मुझे बताओ इनमें से सबसे प्रबल क्षार कौन होगा। हम क्या कहेंगे, प्रबल क्षार वो होगा जिसके लिए आयनन ऊर्जा कम हो, और आयनन ऊर्जा का पता है आपको, ऊपर से नीचे जाते हो आयनन ऊर्जा घटती है, लीना करे रब से फरियाद। तो मुझे पता है सीजियम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, तो जिसके लिए आयनन ऊर्जा सबसे कम उसके लिए क्षार की प्रबलता सबसे ज्यादा। यानी सबसे प्रबल क्षार कौन होगा, सबसे प्रबल क्षार होगा आपका सीजियम हाइड्रोक्साइड, और सबसे दुर्बल क्षार कौन सा होगा, दुर्बल क्षार आपके लिए होगा लिथियम हाइड्रोक्साइड। समझ गए भाई, इस बात को समझ गए तो इसको आप लिख लो एक बार। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप कंपैरिजन करो लिथियम में और किसके बीच में, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के बीच में। ठीक है, एक तो LiOH ले लिया और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब बताओ कौन प्रबल क्षार है, या आपने क्या ले लिया, आपने NaOH ले लिया और आपने यहां मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब बताओ प्रबल क्षार कौन है। तो हमें पता है कि लिथियम के बाद यहां कौन आता है, बेरिलियम, और सोडियम के बाद यहां कौन आता है, मैग्नीशियम। यहां से यहां जाते हैं तो आयनन एनर्जी के मान बढ़ते हैं, यानी बेरिलियम की आयनन एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा उसकी प्रबलता कम, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा उसकी प्रबलता कम। आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी है, बेरिलियम की, तो इसकी प्रबलता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी प्रबल क्षार कौन होगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ना कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। सेम टू सेम यहां से अगर सोडियम से मैं मैग्नीशियम की तरफ जाऊं तो मैग्नीशियम की आयनन ऊर्जा ज्यादा है, और जिसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा उसकी प्रबलता कम। आयनन ऊर्जा ज्यादा किसकी है, मैग्नीशियम की, इसकी प्रबलता कैसी हो गई, कम। यानी अगर कोई बोले आपसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कौन प्रबल क्षार है, तो आप बोलोगे कि भाई ये दोनों तो कैसे हैं आपके प्रबल क्षार, और इसके अलावा जो उधर आ रहे हैं वो इनके रेस्पेक्ट में कैसे हैं, दुर्बल क्षार हैं। बोलो बात आ गई समझ में, ठीक है ना भाई। तो ये जितने भी मैंने आपको अनुप्रयोग में कैरेक्टर बताए हैं इनको आप खासकर याद रखोगे, लिख लो पहले एक बार सारी बातों को।
कर लोगे, लिख लोगे, ठीक है भाई। तो आयनन एनर्जी की जितनी भी भाई इंपॉर्टेंट बातें थी मैं आपको सारी बता चुका हूं, ठीक है ना। और इसी तरह पढ़ते रहिए। अगले आपके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं, और विद्युत ऋणता। ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, इनको भी हम साथ के साथ पढ़ेंगे। तो लेक्चर को देखते रहिए, बने रहिए, और लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दो और बताओ मुझे भाई कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो भी बताओ, उससे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। तो बस इसी तरह पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय।